नमस्कार, आजादी पॉडकास्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश चंद्रा। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि एक सभ्य समाज में कानूनों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कानून यानी नागरिकों के व्यवहार को नियंत्रित करने की एक संहिता। समय समय पर सरकारें अपने हिसाब से, अपनी नीतियों के हिसाब से कानून बनाती हैं और इनमें संशोधन भी करती हैं। दुनिया भर में ये प्रथा है, सारी सरकारें कानून बनाती हैं और उनमें संशोधन भी करती हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि समय के साथ साथ सभी चीजें सड़ने लगती हैं, व्यवस्था खराब होने लगती है और जो कानून है उनमें भी समय के साथ परिवर्तन करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारे मौकों पे पुराने कानूनों को समाप्त करना होता है और उसकी जगह पे नए कानून लाने होते हैं। बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ इसके लिए एक अलग व्यवस्था कर रखी है। कुछ देशों ने जहाँ अपने यहाँ सनसेट क्लॉज की व्यवस्था कर रखी है, यानी समय समय पर कानूनों को अगर जरूरी है तो उनकी पुनर्विवेचना करके उसे दोबारा लागू करते हैं, अन्यथा वह कानून अपनी समय सीमा के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हमारे देश में पुराने कानूनों को समाप्त करने को लेकर इतनी ज्यादा गंभीरता से बात नहीं होती। हालांकि जो हमारी वर्तमान सरकार है, ये पुराने कानूनों को समाप्त करने को लेकर काफी गंभीर है। एनडीए प्रथम के कार्यकाल में भी पुराने कानूनों को लेकर एक मुहिम सी छेड़ी गई और लगभग 2000 पुराने कानूनों को समाप्त किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से अपनी सभी मिनिस्ट्रीज को, अपने सभी मंत्रालयों को पत्र लिखकर उनको एक डेडलाइन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि उनके यहाँ जो भी पुराने और बेकार कानून हैं उनकी सूची सौंपी जाए, जिसके बाद उन्हें समाप्त किया जा सके। इन्हीं सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स की सदस्य और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेंटर फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की हेड डॉक्टर नीति सिखा। डॉक्टर नीति सिखा से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनों का बनना और कानूनों का समापन ये कितना जरूरी है। डॉक्टर नीति सिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अविनाश, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैंने कानून की पढ़ाई की और मैंने पढ़ाया भी, और सीसीएस के माध्यम से मुझे मौका मिला कि मैं इसमें कुछ ऑन ग्राउंड रिसर्च भी कर सकूं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने आज आकर के अपने कुछ विचार पेश कर सकती हूँ। धन्यवाद। ये हम सभी का सौभाग्य है और हमारे दर्शकों का भी। हमें आज आपसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो नीति, आप मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि कानूनों का बनाना और कानूनों का समापन ये कितना जरूरी है एक सभ्य नागरिक समाज के लिए? आपने बहुत ही मुख्य एक बात उठाई कि कानून का बनना और कानूनों का समापन कितना आवश्यक है सभ्य समाज के लिए। देखिए अविनाश, आज हमारा जो समाज है उसमें मुश्किल से कुछ प्रतिशत लोग हैं जो कानून समझते हैं, जो जानते हैं कि क्या कानून उनको किस तरह उनको गवर्न करती है, और वो लोग जो इस कानून को इंटरप्रेट कर सकते हो उनकी संख्या और भी कम है। तो ये दुर्भाग्य है किसी भी सभ्य समाज का, किसी भी सिविल सोसाइटी का, कि जिनके लिए कानून बनता है वह खुद कानून पढ़ के समझ नहीं पाते कि कानून कहना क्या चाहता है। एक बड़ी फेमस कोट है, कानून की पढ़ाई जिसने भी की होगी उसको ये बताया जाता होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, जिसका मतलब है कि कानून की अनभिज्ञता से आप परे नहीं रह सकते। आप कल को आप डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको कानून नहीं पता था। तो अगर आप जाने अनजाने में भी किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिए आपकी जवाबदेही है। आपको लॉ
आप पे सैंक्शंस लगा सकती है। पर जहां लॉ ने कहा कि कानून की अनभिज्ञता से आप परे नहीं हैं, वहीं कहीं ना कहीं इस समाज में हम ये ऐसी व्यवस्था की स्थापना नहीं कर पाए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस कानून के ग्रहण में है वो कानून को समझ पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कानून का बनना, कानून का समापन और कानून लोगों तक पहुंचाना, तीनों बहुत आवश्यक चीजें हैं। अब आपने बात की कानून का बनना और समापन, तो लेट मी जस्ट बिगिन फ्रॉम द टाइम कि जब हमारा कानून, जब इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला और इंडिया ने बहुत सारी कानून हमारे देश में लाई। तो जब ब्रिटिश राज था, जब अंग्रेजों का शासन था, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो उनकी विचारधारा से गवर्न होते थे। और ऐसा माना जाता था कि उस समय जो सोशल ऑर्डर था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसको गवर्न करने के लिए जो कानून बनाई जाती थी, वह पोस्ट आजादी के उपरांत वो शायद कानून हमारे लोगों के लिए सही नहीं था। ऐसी कानूनें थी जो लोगों को इतनी फ्रीडम, इतनी आजादी नहीं देती थी कि वो कुछ कह पाए। बहुत ही पुरातन कालीन से अगर कुछ कल्चर चला आ रहा है तो उसको कानून ने उसको एक तरह का रिकग्निशन दिया था बाय हैविंग अ स्टैट्यूट ऑन दैट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे सकूं तो मुझे याद है कि हम जब रिसर्च कर रहे थे तो एक स्टेट में ऐसा कानून हमें मिला जहां पे एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो अथॉरिटी दी गई थी कि वो किसी एक पर्टिकुलर समाज के बच्चे जो थी, लड़कियां, उनको वो माता पिता के अनुमति के बिना वो उसकी शादी किसी से करा सके। नायक गर्ल्स एक्ट करके उस कानून का नाम था। तो ऐसे भी कानून थे हमारे देश में। और जब कोई भी सामाजिक जो जस्ट अ सेकेंड, जब कोई भी ऐसी सामाजिक कृतियां हैं जिनको कानून का दर्जा दे दिया जाता है, तो चाहे वो कानून अच्छा हो या बुरा, लोग उसके विवश में आ जाते हैं। तो क्या होता है अविनाश कि कानून बनाना तो बड़ा आसान है, पर वो गलत कानून को हटाना वो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए चूंकि एक नागरिक ऐसे कानून के गिरफ्त में आ जाता है कि उसको उस कानून से उसको वो गवर्न होता है और उसकी जवाबदेही हो जाती है, ये बड़ा आवश्यक है कि कानून बनाने की और कानून हटाने की दोनों प्रक्रिया को कोई भी सरकार बहुत गंभीर रूप से ले। देखिए, देश को आजादी मिले बहुत साल हो गए, पर कभी भी किसी सरकार ने इसको तवज्जुह नहीं दिया, अगर मैं कह सकूं तो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने पहली बार इस मुद्दे को उठाया। और मुझे अभी भी याद है कि 2014 का इलेक्शन था, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात डाली कि हम पुराने कानून को हटाएंगे, क्लियर द क्लटर, जिसको इंग्लिश में बोला क्लियर द क्लटर। तो ये बहुत अच्छा हुआ जब हम नए भारत का सपना देखते हैं। तो नया भारत कैसा भारत हो? ऐसा भारत हो जिसमें कानून सीधा साधा हो, जहां आम जनता भी कानून समझ पाए, और कोई भी ऐसा कानून ना हो जो उसके व्यवसाय में, उसके किसी भी पर्सनल अभिव्यक्ति में उसको रोक सके। और दूसरी बात है, बिकॉज इंडिया जो है एक कॉलोनी था, आधी आपके जो जितने कानून थे जो आजादी के समय आए, वो उसका निर्माण किसी और ने किया, वो भारतीयों ने नहीं किया। इट वॉज डन बाय ब्रिटिश हु गवर्नड अस। तो ये बड़ा आवश्यक था कि उनकी महत्ता, आज के दिन में उनकी क्या महत्ता है वो देखी जाए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सरकार ने एक बहुत अच्छा, बहुत ही, मैं बोलूंगी उदाहरणार्थ है विश्व में, जहां भी कानूनी व्यवस्था है, जहां रूल ऑफ लॉ है, उसके लिए उदाहरण है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया कि कानून को बनाना और कानून को हटाना, जो पुराने कानून है, जो रिडंडेंट है, जिनकी कोई
यूटिलिटी नहीं है, उसको हटाने के उन्होंने एक एक मुहिम छेड़ी। तो ये बहुत ही उदाहरणार्थ है। नीति, आपने जैसा बताया कि एक समाज के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ कानून बनते रहे और पुराने और बेकार जो कानून है उनका समापन भी होता रहे। अगर हम किसी अन्य देश की, किसी अन्य समाज की बात करें जहाँ पे कानूनों के लिए कुछ इस तरीके का प्रावधान हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे जैसा हमने शुरू में बात की थी सनसेट क्लॉज की, कि कानून जो है वो एक समय सीमा के बाद अगर उनकी जरूरत ना हो, जैसा आपने अपने रिसर्च के समय में भी ये पाया था, मैंने आपके रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ा था कि कुछ कानून हमारे देश में ऐसे हैं, कुछ या मैं कहूँ कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो ब्रिटिश सरकार के टाइम के कानून है, जो 1800-1700 सन के कानून है और वो अब भी लागू है हमारे देश में। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कानूनों के बारे में पता तक नहीं है, क्योंकि उनका वैकल्पिक कानून भी लागू कर दिया गया है। तो दो सवाल मेरा इसमें है कि अगर आप किसी अन्य देश का उदाहरण देते हुए हमें समझा पाए कि वो कौन सी व्यवस्था हो सकती है कि जिसमें जो पुराने और बेकार कानून है, एक तो समाप्त हो जाए, और दूसरा कि लोग अपने उन कानूनों के प्रति जागरूक रहें ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, प्रशासन हो, उनको पुराने और जो प्रयोग में नहीं है कानून, उनका डर दिखा के उनका शोषण ना कर सके। अविनाश, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर पे आती हूँ, उसके पहले मैं कुछ बात कहना चाहूंगी हमारे जो भी श्रोतागण है उनको, कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई पुराना कानून जो ब्रिटिश सरकार लाई हो वह आज की दिन में हमारे लिए उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, या हमारे लिए उसकी कोई प्राथमिकता नहीं रही, ऐसी बात नहीं है। और ये भी जानना आवश्यक है कि संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर प्रत्येक कानून में बदलाव होते हैं। ये एक कांस्टेंट एफर्ट है हर एक गवर्नमेंट का कि उसमें बदलाव होती रहे। तो ऐसा कहना गलत होगा कि पूरे ब्रिटिश समय के कानून आज की डेट में इंडिया में रेलेवेंट नहीं है, उनकी कोई महत्ता नहीं है, ये गलत होगा। और खासकर क्योंकि कानूनों में बदलाव होती है। अब हमें क्या बात समझनी है कि कभी कभी कोई कानून ऐसे हैं जिसका समाज का विकास हो रहा है, उस हिसाब से कानून में भी विकास हो जाता है। और इफ आई टेक्स 5 steps बैकवर्ड एंड आई गो टू सी कि कानून बनता कैसे है, कल्चर भी एक माध्यम है कानून के स्रोत का, वो भी एक स्रोत है कानूनों का। जैसे हम हिंदू लॉ में कहते हैं सप्तपदी, वो कहाँ से आया? वो हमारे कल्चर से आया। पर मान लीजिए आज से 30 साल बाद लोग सप्तपदी शादी ना करें और वो कोर्ट मैरिज करने लगे, तो मे भी सप्तपदी की महत्ता हिंदू की शादियों में वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय सप्तपदी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो कहने का मेरा जो तर्क यह है कि दो चीजें, एक तो कि हर एक कानून जो ब्रिटिश राज के समय से बना आ रहा है वो गलत है, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि कानून में भी चेंजेस होते हैं। अब वो कांस्टेंट एफर्ट होते हैं हर एक सरकार का। जैसे बहुत सारे ऐसे कानून थे 1990s के पहले जो हमारे हमारे टैक्स को वगैरह गवर्न करते थे। जब कंप्यूटरीकरण किया गया, जब आईटी रेवोल्यूशन इंडिया में आया, तो जब टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों को चेंज किया और उसमें बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुई। जैसे एविडेंस एक्ट में बदलाव हुई, हमारे टैक्स में कैसे फाइलिंग होगी बदलाव हुई, एसेट्रा। तो वो सब वो प्रक्रिया चलती रहती है किसी भी समाज में। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मान लीजिए कोई ऐसी कानून है जिसका नॉट इकोनॉमिक लॉ, स्पेशली नॉट इकोनॉमिक लॉ, जहां पे आपकी पर्सनल फ्रीडम को गवर्न कर रहा है, और वो कोई पुरानी चीजें हैं जो आज की डेट में कोई मायने नहीं रखती। जैसे अगर मैं उदाहरण दे सकूं तो एक तेलंगाना में एक लॉ था, उस लॉ के अंदर यूनक्स जो हैं, जो थर्ड जेंडर के हमारे लोग हैं, वो
अपने आप को गॉडली ड्रेस नहीं कर सकते, अपने आप को तैयार नहीं कर सकते, सुंदर नहीं लग सकते। अब मुझे नहीं पता कि कानून की क्या ऑब्जेक्टिव थी उस समय के जब ये कानून आया, बट आज की डेट में उस मतलब वो कानून तर्कहीन है। वो किसी भी समाज में उसका कोई तर्क नहीं दे सकता ऐसे कानून का। तो थैंकफुली वो लॉ को हटाने की बात की गई एंड मुझे आई एम नॉट फॉलोड अप, बट आई थिंक अब वो लॉ नहीं है। मुझे याद है कि पिछले साल रिपील लॉ डेज के दिन कुछ महीने पहले ही सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया था, उसके इफेक्ट को, और मुझे आशा है कि अब वो चला गया होगा हमारे स्टैट्यूट बुक से। पर मान लीजिए ऐसे कानून रह जाते हैं जो आए दिन जिसका कोई उतना यूज नहीं है, पर मान लीजिए जैसे आपने कहा कोई किसी को शोषण करना चाहता है तो उस कानून को ला करके उसको परेशान कर सकते हैं। तो आई थिंक ज्यादातर हमें प्रॉब्लम्स वहां पर्सनल फ्रीडम में आती है। दूसरा मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे अभी इंसॉल्वेंसी लॉ आया, नया लॉ आया इंसॉल्वेंसी लॉ, जो आई थिंक वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट यू नो टॉक्ड अबाउट लॉ है जो हमारा। अब देखिए कि जब इंसॉल्वेंसी लॉ आया तो उसी समय एक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना इंसॉल्वेंसी एक्ट था 1351 का। नाउ वो बताता था कि प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, कॉर्पोरेट डेटर जिसको हम बोलते हैं, जो कंपनी जो दिवालियापन में गई है। अब जब आपके पास सेंट्रल कानून आ गया आईबीसी का, तो उस कानून का कोई सेंस नहीं बनता, उस लॉ का कोई सेंस नहीं बनता। तो क्या हुआ कि अब नया कानून आईबीसी इतना अच्छा लॉ आ गया, पर ये जो स्टेट लेवल पे जो छोटी छोटी एक्ट्स थी जो उस किसी भी टेंजेंशियल इश्यूज को गवर्न करती थी, उसका हमने कोई उपाय, उसको हमने नहीं हटाया स्टैट्यूट बुक से। तो मान लीजिए कि कोई अब आईबीसी में आया है, वो जाके इस कानून को एटलीस्ट इन्फोर्स करना चाहेगा, और जज भी वो चाह के भी उसको नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जज भी बोलेगा कि भाई ये कानून को रिपील करने का पावर मेरे पास नहीं है, वो तो संविधान के पास है, वो तो असेंबलीज के पास है, लेजिस्लेचर के पास है। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब देखिए इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है ऐसे कानूनों का, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। किसी स्टडीज में, मुझे याद नहीं है कि स्टडीज मैंने पढ़ा था कि 4% ऑफ जीडीपी कैन इम्प्रूव इफ लॉज आर प्रिडिक्टेबल एंड गुड। सो ये बहुत आवश्यक है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कि हमारी कानून क्लियर हो, प्रिडिक्टेबल हो, कोई ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस कानूनों में ना हो। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अब बात रही कि कानून को कैसे हटाया जाए, बाकी कंट्रीज क्या करती हैं। देखिए कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज हैं, उनकी पॉपुलेशन साइज पे, उनकी जो इकोनॉमी, उनका जो डेमोग्राफी है, उस हिसाब से अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ कानून में सनसेट क्लॉजेज होती हैं। वो कानून बोलता है कि भाई ये कानून 5 साल तक चलेगा, और अगर लेजिस्लेचर ने इसको रिन्यू नहीं किया, इसको पुनर् नहीं लाया, तब ये चला जाएगा, है ना, इसको ये रिडंडेंट हो जाएगा, ये इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो हर एक कानून एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। ये हम हर जगह नहीं लगा पाएंगे। ये जो ऑप्शन है ये इकोनॉमिक लॉज में लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जहाँ पे आप कोई टेम्पररी चीज के लिए, जैसे अभी इंडिया चाह रहा है कि ब्रॉड बैंक्स आए, है ना, तो उसमें कुछ चीजें आप चेंज करना चाहेंगे ताकि ब्रॉड बैंक को प्राथमिकता दी जाए। या इंडिया बोलता है कि भाई ई कॉमर्स इंडस्ट्री को हमें बढ़ावा देना है, और कुछ कानूनों में अगर ट्वीकिंग आ रही है फॉर सर्टेन टाइम, तो उन चीजों के लिए ये जो तरीका है वो अपनाया जा सकता है। बट हम बोलें कि क्या हर एक कानून में ऐसा होना चाहिए, एज अ लॉयर मुझे लगता है कि ये बात नहीं संभव है, क्योंकि लॉ मेकिंग इज अ कॉस्टली अफेयर। आप ये बात ध्यान रखें कि कानून बनाने की प्रक्रिया कोई बहुत सस्ती प्रक्रिया नहीं है, इसमें बहुत एक्सपेंस लगता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंस लगता है। आपको पब्लिक कंसल्टेशन करानी पड़ती है, आपको एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं, इसमें समय, पैसा, लोगों का बहुत मूल्यवान समय, पैसा, और किसका पैसा, आम जनता का पैसा, टैक्स पेयर्स मनी गोज इनटू इट। सो
एंड स्पेशली गिवन द डाइवर्सिटी, गिवन द रेंज ऑफ लॉज वी हैव, मैं नहीं मानती हूं कि क्या हर एक कानून सनसेट क्लॉज के साथ आना चाहिए। बट हाँ, क्या किया जा सकता है कि एक ऑडिट ऑफ लॉ इज इम्पोर्टेंट। पहले मुझे याद है कि लॉ कमीशन हुआ करता था और वो हर एक वो काफी स्टेक होल्डर्स को लिखता था कि भाई ये कानून है, आपको इसमें क्या कमी लग रही है, और ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली होता था। मुझे याद है मनीष छिब्बर जी ने बोला था हमारे रिपील लॉ डे में कि अब लॉ कमीशन क्या कर रहा है पता ही नहीं है, लॉ कमीशन की क्या रोल है आज के डेट में। और ये लॉ कमीशन केंद्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है। तो केंद्रीय स्तर पे तो लॉ कमीशन काम कर भी रहा है, मुझे नहीं पता राज्य स्तर पे क्या काम होता है। जब मैं रिपील लॉ का प्रोजेक्ट कर रही थी एंड हम चाहते थे कि स्टेट कमीशन लॉ कमीशन पे जाएं और पता करें कि उनकी क्या विचारधारा है इस पर्टिकुलर कानून पे, हमें कोई व्यक्ति ही नहीं मिलता था जिसपे हम जिनसे हम बात कर पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सनसेट क्लॉज चलिए एक तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि जो लॉ एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बॉडी जो इन कानूनों की रेलेवेंस बदलते समय के साथ देखे और टाइम टू टाइम वो लेजिस्लेचर को अपनी सुझाव दे। और ये जो काम है दोनों राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि हर एक अगर कोई स्टेट में प्रॉब्लम है, राज्य में प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको यूनक एक्ट का आपको विश्लेषण दिया, मैंने आपको इंसॉल्वेंसी लॉज के बारे में बताया आंध्र प्रदेश के, वो चाह के भी केंद्र सरकार उसको नहीं खारिज कर सकती है, उसको स्टेट असेंबली में ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बड़ा आवश्यक है कि इस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जब हम इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो उसमें ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स, अलग अलग कार्य क्षेत्र से लोगों का उसमें रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी भूमिका हो। जैसे उसमें लॉ प्रोफेसर्स होने चाहिए, कोई एकेडमिक से हो, उसमें स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, वो कानून जिसी स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कर रहा हो। जैसे सीसीएस ने बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पे। तो कल को यदि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में कोई चेंजेस होनी है तो उसमें हमें स्ट्रीट वेंडर्स के किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी उसमें हमें शामिल करना चाहिए। तो इस तरह से सभी स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मतलब कि चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली आए या किसी एनजीओ के माध्यम से आए, पर उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। बिकॉज देखिए अविनाश, कानून बनाने में और कानून को जब लागू की जाती है उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं और बहुत ही हिट्स एंड मिसेस होती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि कानून जमीनी स्तर पे वो कैसे पैन आउट कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, इसकी हम रेलेवेंस देखें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, कुछ कंट्रीज मुझे पता है ऐसा भी करती हैं कि साल में एक दिन वो ऑडिट पे देती हैं। वो उनका जो असेंबली है, उनका जो लेजिस्लेचर है, साल में एक दिन बस वो कानून हटाने के काम करता है। जैसे वो पूरे साल रिसर्च करके एक दिन में आते हैं और बोलते हैं कि आज के दिन हम ये कानून जो रिडंडेंट हो चुका है उसको हम हटाएंगे। तो वो भी एक तरीका है। इंडिया के लिए मुझे लगता है ये तीनों तरीकों को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा इन अ वेरी कंसोलिडेटेड मैनर, जहां की कुछ लॉज सनसेट लॉज के साथ आए, खासकर इकोनॉमिक लॉज, राइट। जैसे मान लीजिए जीएसटी आया और जीएसटी में आप टैक्स भर रहे हैं, पर अभी भी कुछ टैक्स एरियर्स ड्यू हैं कुछ पर्टिकुलर लॉ में, तो मे बी उसमें चेंज करके लाया जाए कि भाई ये जो कानून है इसी समय तक रहेगा और हमें आशा है कि इसके बाद लॉ जो नया रिजीम है उस पर फॉल करे। तो डिपेंडिंग ऑन उसकी क्या रेलेवेंस है, कुछ लेजिस्लेचर को एक दिन तो अवश्य देना चाहिए, वो देखे कि जो कानून बना रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं, और जो कानून बन चुका है, जो लागू है लोगों पे, उसमें कुछ अब्यूज ना हो रहा हो पर्सनल लिबर्टी का, या वो ट्रेड में हिंड्रेंस ना कर रहा हो ऐसे करके। और वो करने के लिए आवश्यक है कि जो लॉ कमीशन का जो पहले रोल था वो वापस उसको जागृत किया जाए, दोनों राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, विद ऑल रिप्रेजेंटेशन, और उनके सुझाव के बेस पे जो हमारे जो लॉ मेकर्स हैं
उस पे वो एक डिसीजन ले। जी, आपने एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी नीति। आपने हमें बताया कि क्योंकि सभी देश और सभी समाज के जो कार्य करने की प्रणाली होती है वो अलग अलग होती है, और इसलिए कोई एक नियम सब पे लागू करना आसान नहीं होता या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसा कि सनसेट लॉ के बारे में आपने बताया। आपने बातचीत के दौरान जो विधि आयोग के बारे में भी बात की थी, लॉ कमीशंस की बात की थी, स्टेट लॉ कमीशंस की भी बात की थी। इनफैक्ट हम लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, और मेरा सवाल जो है अगला वो इसी से रिलेटेड भी है। जैसे कुछ जो कानून होते हैं वो किसी एक राज्य के होते हैं और दूसरे राज्य उनको एज इट इज अपने यहाँ भी लागू कर लेते हैं। और जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अधिकांश कानून जो हैं कि वो दूसरे राज्यों से यहाँ पे एक्सटेंड करके और यहाँ पे उनको लागू किया गया है। जैसे मद्रास लाइव स्टॉक एक्ट की बात अगर हम कर लें, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पे एक्सटेंड तो किए गए हैं, और जो उनका वो मौलिक राज्य है जहां वो कानून बना था वहां से उन कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं वहां पे वो एज इट इज कम से कम कानून की किताबों में वो चीजें पड़ी हुई हैं, भले ही उसका प्रयोग उपयोग हो या ना हो। और जब रिसर्च के दौरान हमारी टीम दिल्ली में जो संबंधित विभाग है वहां पहुंच के और इन ऐसे कानूनों की जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी, तो हम बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ पे अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली में कितने कानून और कौन कौन से कानून हैं जो लागू होते हैं। तो इसके लिए फिर हमारी टीम को बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च करना पड़ा और डीप ड्राइव करना पड़ा और चीजों को निकालना पड़ा। तो क्या इसके लिए आपके पास कुछ इस तरीके का सुझाव है? जैसा आपने अभी एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि कोई एक दिन हो सकता है साल में जिसको रिपील लॉ डे के तौर पे मनाया जा सकता है, जिस दिन जो भी बॉडीज हैं जो कानून बनाती हैं वो उस दिन बैठें, पुराने कानूनों की समीक्षा करें, और अगर ऐसे कानून जो आवश्यक नहीं है, बेकार है, उनको हटाया जा सकता है और किया जा सकता है। तो क्या एक ऐसी कोई प्रक्रिया है जो राज्यों के स्तर पे ये काम करे और ये देखे कि वहां पे जो पुराने कानून हैं और मौलिक रूप से जिन राज्यों में वो लागू थे और वहां पे अब वो रिपील हो चुके हैं, तो या तो ये स्वतः अपने इन राज्यों में रिपील हो जाए या फिर उनको रिपील करने का कोई प्रोसेस हो? क्या आपके ध्यान में है कि ऐसी कोई प्रक्रिया है या हो सकती है? अविनाश, बहुत अच्छी बात उठाई। आपको तो पता ही होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ काफी साल से जुड़ी हुई थी, और हमने इतने स्टेट्स की को स्टडी किया, तो उसमें देखा कि कुछ राज्य हैं वो कानून को हटा चुके हैं, रिपील हो चुका है, पर कहीं नहीं हुआ। तो उसको बोल सकते हैं कि लेथार्जी ऑफ स्टेट, आई मीन लेजिस्लेचर, की कहीं वो आलस हो गए, आलसी हो गए लीडरशिप लेने में। पर अब सवाल ये है कि हम ये कैसे उसको हम ऑटोमेट करें। जी जी। तो ऑटोमेशन तो पॉसिबल, संभव नहीं है, मतलब एटलीस्ट अभी हमारे संविधान के दायरे में हम देखें तो, क्योंकि जो असेंबली जो पास की है लॉ, उसी के पास पावर है कि वो उस कानून को हटाए। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि कोर्ट्स में वो एक सुझाव दे सकता है, कोर्ट कैन ओपाइन एंड से कि दिस लॉ शुड गो, कोर्ट उसको एक सुझाव दे सकता है। बट अनलेस वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा हो, अनलेस वो अथॉरिटी के बिना पास किया गया लॉ है, तो वो दो सिचुएशन को छोड़ के कोर्ट नहीं ऑर्डर कर सकता है कि कोई कानून को खारिज किया जाए, कानून को रिपील किया जाए। तब सवाल यह आता है कि क्या क्या किया जाए, हाउ टू डू। इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो एक सेंट्रल रजिस्ट्री अगर यदि हो, जहां पे जो कानून चली गई और उस ऑटोमेटिक वो स्टेट उसको अपडेट करे कि भाई ये कानून हमारे स्टैट्यूट बुक से जा चुका है, और ऑटोमेटिक एक अलर्ट जाए बाकी में, जहां पे ये वर्ड्स कैच वर्ड से आ रहा हो कि भाई ये कानून यहां से चला गया, ताकि बाकी स्टेट सतर्क हो जाए कि भाई
हमें भी क्या आवश्यकता है इसको हटाने की। सो एक सेंट्रल रजिस्ट्री ऑटोमेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम कर सकते हैं। अभी नीति आयोग ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है, जहां नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किया नीति आयोग ने, एंड वो बोल रहे हैं, उन्होंने एक स्टडी कर रहे हैं वो कि विद इन द स्टेट्स विच इज डूइंग बेटर, कौन स्टेट बेटर कर रहा है, और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स स्टेट्स का बढ़ाने के लिए वो रिसर्च कर रहे हैं, कुछ अपने सर्वेस निकालते हैं। तो यदि उस सर्वे में एक फैक्टर ये कर लिया जाए कि उनका कानून कितना अपडेटेड है, कितने उनके रिडंडेंट कानून जा चुके हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि हम पैरेलल सिस्टम खड़ा किए बिना हम एक स्टेट को मैसेज दे सकते हैं कि आपकी कंपेटिटिव इंडेक्स ऑन लॉज इज वीक। तो दैट कुड बी वन वे हम रेकंसाइल कर सके। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि एक केंद्रीय स्तर पर एक ऐसा हो, एक टेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा कुछ एक तरीका अपनाया जाए जहां पे यदि किसी स्टेट ने कोई लॉ को खारिज किया, लॉ को उसने रिपील किया, तो वो अलर्ट अगर बाकी के राज्यों में चला जाए और साथ साथ केंद्र सरकार को भी चला जाए, तो केंद्र सरकार कम से कम वो एज अ साउंडिंग बोर्ड वो बोल सकते हैं कि भाई आपका ये कानून है, आप भी इसमें देख लें। तो ये दो चीजें हैं। तीसरा जो तरीका है वह ये हो सकता है विनाश, कि जब भी हम कोई नई कानून ला रहे हैं तो नई कानून लाने के पहले ये इनकम्बेंट हो उस असेंबली पे, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, कि वो कानून किस किस एग्जिस्टिंग कानून पे कोई इफेक्ट कर सकती है, ओवरलैप्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, उसकी एक सूची जारी की जाए और उस सूची पे देखा जाए कि इन कानून, ये जो एग्जिस्टिंग कानून है उसका क्या प्रभाव हो सकता है यदि नया कानून लाया जाए। तो अगर वो हम कर सके, जब नए कानून लाते हैं तो वी मेक श्योर कि इसका कोई प्रभाव दूसरे कानून पे ना हो। जैसे कि आपको उदाहरणार्थ में देती हूँ, जब जीएसटी आया था तो जीएसटी तो आ गया, बट समय लग गया कि बाकी डायरेक्ट टैक्सेस के कानून, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो भी सर्विस टैक्स वगैरह जो था कानून था, उस पर रिलेटेड कानून था, उसको हटाने के लिए। ये भी हुआ कई जगह कि जीएसटी आ गया और लॉ में चेंजेस, बाकी लॉ में चेंजेस, टैक्स लॉ में चेंजेस बाद में हुई। तो आई थिंक ये भी सही नहीं है, क्योंकि इमेजिन कीजिए बिजनेस को इसका कितना बुरा असर होता है बिजनेस पे, क्योंकि वन थिंग बिजनेस डोंट लाइक इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, चाहे वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मार्केट हो चाहे अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लॉ हो, तो वो कोई भी बिजनेस को अच्छा नहीं लगता। तो जब भी नया कानून लाएं तो ये पहले हम अंदर से उसका पहले स्टडी करें, तो बहुत ही एक साइंटिफिक मेथड अपनाना होगा इंडिया को while making laws, and I think अगर हम कर सके, और मुझे ऐसा विश्वास है अविनाश कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है, we are moving towards that direction. I remember रविशंकर प्रसाद जी, हमारे जो माननीय कानून मंत्री, उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक दिन एक कानून को हटाएंगे, रिडंडेंट कानून को हटाएंगे। तो आई थिंक सरकार की सोच वही है। अब सवाल है कि इस सोच को कैसे हम स्थापित करें इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और जो हमारे जैसे एकेडमिक्स हैं, एनजीओज हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो किस तरह की रोल और भूमिका अपनाएं इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिस्टम को। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा आपने कहा कि सरकार की तरफ से अभी ये प्रयास चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो बेकार और पुराने कानून जो अब प्रयोग में नहीं है उनको समाप्त किया जा सके। मैं एक और आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें आप जो शुद्धी नागरिक हैं और जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटीज हैं, उनके रोल को आप किस तरीके से देखती हैं, जो समाज में एक तो जागरूकता भी फैला सके जो पुराने बेकार कानून हैं उनके लिए, और जो इस बात को सरकार तक भी पहुंचा सके, अगर सरकार की नजर
किसी कानून पे नहीं पड़ती है, जो उनको ऐसा उनके ध्यान में नहीं आता है, उनके संज्ञान में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में जो सिविल सोसाइटीज हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल है और आप उनके रोल को कैसे देखते यानी आपने बहुत ही मुख्य बात की है अविनाश। सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे कोई भी कहीं की भी सरकार हो, इंडिया की सरकार हो, कहीं की भी सरकार है, हमें ये बात को आत्मसात कर लेना होगा कि हम हर एक जिम्मेदारी सरकार पे नहीं डाल सकते हैं। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, सबकी अपनी क्षमताएं हैं, और ये बहुत आवश्यक है कि हर एक सरकार, हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था अपनी क्षमताओं को समझे, उस पर कार्यरत हो, और ये भागीदारी के साथ कोई भी समाज चलता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने साल बाद पहली बार कोई सरकार आई है जो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझी है और इस विचार को बहुत अच्छे से रखी है। जैसे अभी निजीकरण और बैंकों का निजीकरण, मतलब देखिए, ये आपको अप्रिशिएट करना होगा कि ये जो सरकार है ये पॉपुलिस्ट मेजर्स पे नहीं जा रही है, पर जो सामाजिक हित में वो काम कर रही है। कोई भी समाज, कोई भी इकोनॉमी स्टेट के दम पे नहीं चल सकती है। स्टेट की अपनी अपनी क्षमताएं हैं और अपनी लिमिटेशंस है। तो प्राइवेट निजी लोगों की, मतलब चाहे वो थिंक टैंक हो, चाहे निजी कंपनीज हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, उनकी भागीदारी बहुत आवश्यक है ना। ये चीज को हम अगर ध्यान रखें तो अब सवाल उठता है कि वो क्या रोल अपना सकते हैं, वो क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सबसे मुख्य बात तो यह है अविनाश कि लुकिंग एट द मेकिंग ऑफ लॉ, जब लॉ बनता है तो उनका रोल होना चाहिए कि जब लॉ कोई बन रहा है, जब आप जान रहे हैं कि सरकार ये लॉ लाने वाली है, तो उसमें अपने विचार रखें। देखिए, सरकार हमेशा पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए आपके विचारों को आमंत्रित करती है। जैसे अभी फार्म लॉज आया, उसके विचारों के लिए आमंत्रित किया गया। बहुत लोगों को बहुत दिनों से पता था कि भाई लॉ आ रहा है, पर हम उस समय ना अपनी रिप्रेजेंटेशन ना रख के, आज यदि हम रोड पे रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो बात की बात है। पर ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एक्सचेकर को लॉस हो रहा है, पब्लिक का समय जा रहा है। वो शायद सही भी हो, मैं ये नहीं बोलती कि वो गलत है, सही है, पर कहीं ना कहीं आम लोगों को उसे सफर करना पड़ रहा है। तो ये जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब कानून बन रहा हो उसी समय अपनी बातों की अभिव्यक्ति करें, लिख कर करें, तो ताकि बाद में कोई प्रदर्शनकर्मी जो है कोई भी चीज को ब्लॉक न करना है। कोई भी चीज, जैसे आज इस महीने बजट में हमारी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बैड बैंक्स ला रहे हैं, तो यदि किसी स्टेक होल्डर को उससे कंसर्न है तो वो आज लिख के बताए, क्योंकि सरकार आपकी सुनेगी। पर जब कानून बन जाए तब अगर आप कोई प्रदर्शन करते, तब ऑब्जेक्शंस लाते, तब बहुत मुश्किल है। ऑब्जेक्शंस तब भी आ सकती हैं, ये हो सकता है कानून में कुछ छूट जाए, पर इंटेंशन होना चाहिए कि कोई अच्छी रूल ऑफ लॉ की हम स्थापना कैसे करें। आई थिंक एक यूनिसन ऑफ व्यू हर लोगों का है ना। उस चीज को, उसी पॉइंट को मैं बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि थिंक टैंक्स जो हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे सीसीएस शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, लाइवलीहुड के क्षेत्र में काम करता है, अब एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहता है, तो आपकी क्या क्या कानून है, क्या क्या लॉज हैं जो आपको लगता है वो प्रतिरोधक हैं समाज और या इकोनॉमी को बढ़ावा देने में, तो आप उसके बारे में लिखिए, आप सरकार को लिखिए, है ना, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कीजिए। तो वो आवश्यक है, पहली बात। तो जागरूकता फैलाने और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग। दूसरा रोल मुझे जो लगता है, थिंक टैंक्स, सीसीएस जैसे थिंक टैंक्स या सीसीएस जैसे बाकी थिंक टैंक्स, मुझे नहीं लगता कि सीसीएस एडवोकेसी में तो है, बट आपकी भी फोकस एरियाज हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कानून को सरल शब्दों में लोगों को समझाया जाए। जी। तो ये विधि करके एक है, थिंक टैंक है, उसने ये कार्य लिया है अपने कंधों पे, और सरल भाषा में
कानून कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए। देखिए, मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि इंडिया बड़ा लेट हो गया इसमें, ये काम करने में। 1970s में प्लेन इंग्लिश मूवमेंट चला था लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, जहां पे लेजिस्लेचर ने कोशिश की कि पूरे कानून को सरल भाषा में लिखा जाए ताकि आम अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति उसको पढ़ के समझ सके। और प्लेन इंग्लिश मूवमेंट का जेनेसिस था कि जो लॉ था वो बस एक लॉयर समझ पाता था जी। तो उसमें बहुत ही लोगों की तरफ से एक प्रोटेस्ट आया कि भाई जिसको वो गवर्न कर रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा लॉ क्या है, और आप हैंडफुल पीपल के हाथों में वो आप सौंप दिए हो कि वो लॉ को पढ़े और इंटरप्रेट करे। तो ये भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। अच्छा लीगल सिस्टम वही है जहां पे लोग समझ पाए, लोग सरल भाषा में पढ़ के समझ पाए कि कानून क्या कहना चाहता है। तो ये चीज भी आवश्यक है कि एडवोकेसी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए कानून को सरल शब्दों में लिखा जाए। और कोई अगर फ्रंट एडवोकेसी लाइन में है तो वो जाके लोगों को समझाए और इसमें स्टेट लॉज की भागीदारी हो। वो अपने कोऑपरेशन के साथ, उनके साथ कोई भी कानून जो ला रही हैं उनको वो थिंक टैंक्स की मदद लेते हुए लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो ग्रास रूट थिंक टैंक्स हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों पे जुड़े हुए हैं, बहुत जगह तक सरकार नहीं पहुंच सकती जहां पे थिंक टैंक्स पहुंच सकती है, तो वहां पे उनकी भागीदारी के साथ वो चीज लोगों तक समझाएं। चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और मेरे दर्शक भी और श्रोता भी ये जानना चाहते होंगे कि अगर कोई एक ऐसा कार्य वो करते हैं जो कानून की किताब के हिसाब से इलीगल है, लेकिन ऐसी प्रथा अब प्रचलित नहीं है या बहुत सारे राज्यों में वो प्रथा प्रचलित नहीं है, या जैसा मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा था कि जो मूल रूप से जिस राज्य में वो कानून बना था वहां से उसको रिपील किया जा चुका है, और जिस राज्य ने अपने यहाँ एक्सटेंड करा है और सालों दशकों बाद अचानक से किसी के ऊपर वो कानून लाई होता है, तो ऐसी स्थिति में जो एक आम नागरिक है उसको क्या करना चाहिए? और एक तरीका तो है कि वो किसी कानून के विशेषज्ञ वकील के पास जाके अपनी बात रख सके, लेकिन कई बार मामले इतने छोटे छोटे होते हैं। जैसा एक एग्जाम्पल है कि दिल्ली में एक कानून ऐसा है जिसके तहत अगर कोई गाय पशुपालक है जिसके पास गाय है और गाय एक बछड़ा देती है, तो वो आपको वो बछड़ा बैल बनेगा आगे चलकर या सांड बनेगा, उसके लिए एक संबंधित विभाग है, अभी फंक्शनिंग है या नहीं लेकिन प्रावधान है, और वो वहां से संबंधित अधिकारी आपके क्षेत्र में आएगा और वहां पे आके वो उस एरिया का मुआयना करेगा और फिर बताएगा कि आप अपने उस बछड़े को सांड बना सकते हैं या बैल बना सकते हैं। तो अब चूंकि ये कानून बहुत पुराना है और अब लागू भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कभी चाहे वो पर्सनल एनिमिटी या किसी और भी रूप में अगर ऐसे कानून दशकों बाद कभी सामने आते हैं, तो एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपने बहुत अच्छा उदाहरण लिया। इनफैक्ट काफी मूल्यवान समय और सरकार का पैसा जा रहा था एक डिपार्टमेंट को होस्ट करने के लिए। पर देखिए, मुझे नहीं पता, मैं अनभिज्ञ हूं कि यह कानून क्यों लाया गया था। जब लाया गया था तो हो सकता है कि सरकार की कुछ मंशा रही हो। जैसे आज की डेट में सरकार और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आपको काउ प्रोटेक्शन, राइट। तो अगर उस पे कुछ कानून बन रहा है कि भाई वो काऊ है कि बैल है कि सांड है, हो सकता है सरकार कुछ किसी को ग्रांट दे रही हो, उस गाय के बच्चे को कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज हो उसको बचाने के लिए सरकार शायद पैसे दे रही हो, और उसके लिए अगर डिटर्मिनेशन जरूरी हो जा रहा है कि वह किस टाइप का है, तब तो भाई उस विभाग की आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए आप, हमारे यहाँ ब्लैक बक्स इंडेंजर्ड है, तो अगर सरकार ऐसी कोई विभाग का नींव डालता है कि वो बताए कि ब्लैक बक की गिनतियां करें, उनके प्रजनन में क्या दिक्कतें आ रही हैं,
उनको कैसे रिस्टोर किया जाए। तो इसके लिए हाँ, हम एलिट लोगों को बहुत ही हास्यास्पद लग सकता है, बट उस कानून की भी शायद आवश्यकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उस कानून का उद्देश्य क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज राइट एंड इट इज रेलिवेंट, देन इट शुड नॉट डाई। पर मान लीजिए किसी जगह पे इसकी ऑब्जेक्टिव इधर पूरी हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है या आवश्यक नहीं है, उस केस में जैसे मैंने बोला जो 3 तरीके हो सकते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट अमल कर सकती है। आम जनता क्या कर सकती है अविनाश? आई थिंक एक वकील ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। मैंने कानून की पढ़ाई, विधि शास्त्र की पढ़ाई जरूर की है, बट मैंने कोर्ट में बहुत लंबे अरसे तक प्रैक्टिस नहीं किया। तो आई लीव इट टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर लॉयर्स टू स्पीक ऑन दैट। बट जहां तक मुझे लगता है एज अ लीगल एकेडमिक कि अगर वो कोर्ट में जाता है तो शायद उसको राइट नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अपनी बातचीत कि कोई भी कोर्ट के पास पावर टू रिपील, टू डिक्लेयर अ लॉ अल्ट्रा वायरस इज ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स, कि चाहे वह जो जो अथॉरिटी जो पास की है, असेंबली जो पास की, उसके पास अथॉरिटी ना हो पास करने का, इट्स आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ लॉ ऑफ द of the of assembly to pass a certain law. Second is it is against the fundamental right. Otherwise even courts have its limitation. And सबसे बड़ी बात है, अगर वो व्यक्ति गरीब है तो मुझे नहीं पता कि एक गरीब व्यक्ति कितना कानूनी लड़ाई लड़ पाएगा कोर्ट जाके। एक कहावत है कि जब आप एक बकरी के लिए लड़ने जाते हैं कानून में, एक बकरी के लिए, तो आप हाथी गंवा बैठते हैं। लिटरली दैट इज द सिचुएशन टुडे, बिकॉज कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्सेस इन इंडिया, वह एक कानून के दरवाजे खुले तो सबके लिए हैं, पर वहां पहुंचना बहुत महंगा है एक आम जनता के लिए। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग जाके कानूनी कोर्ट का हेल्प ले पाएंगे। पर आई थिंक इसका आंसर, इसका जो है उपाय, लोग के पास नहीं है, कोर्ट के पास नहीं है। इसका आंसर आपको जो कानून बनाने वाला जो संस्था है उसी के पास है। वो मेरी राय है, दिस माय पर्सनल बिलीफ, कि उनके पास ये है। और ये आवश्यक है कि हाँ, जर्नलिस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकते हैं। वो इसके बारे में लोग को अवेयर कर सकते हैं कि ऐसा कोई एक नितर्क कुतर्क कानून है जो लोगों को परेशान कर रहा है, जो सही नहीं है। तो वो जर्नलिस्ट उसके बारे में फैला सकते, ये जागृत कर सकते हैं समाज को। एंड सो दैट इज व्हाट आई सी। आम जनता, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू access the court, nor courts can do much of help in this, जहां तक मेरी राय है, unless वो फंडामेंटल राइट्स को उनके ब्रीच कर रहा हो और एक रिट पिटिशन वो फाइल कर सके, उस लॉ को चैलेंज कर सके। ये आपने बहुत सारी जानकारियां दी आपने आज अपने इस हमारे साथ बातचीत में, और आपने बहुत ही सही बात कही है कि इसमें मीडिया का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे याद है कि जब हम लोग कुछ पुराने कानूनों को रिपील करने के लिए एडवोकेसी कर रहे थे, और उसमें एक एयरक्राफ्ट एक्ट जो कानून था, जिसके तहत अगर आप पतंग और बैलून भी उड़ाते हैं तो आप उस कानून के तहत आते हैं, और आपको एक लाइसेंस चाहिए जो कि पायलट के समतुल्य होता है, और आपके पास आपको वो लाइसेंस होना चाहिए, तब आप उसे उड़ा सकते हैं या फिर उसकी मरम्मत कर सकते हैं। और मीडिया में इसके बारे में बहुत जब हाइप हुआ तो सरकार ने इसे रिपील किया। तो इसके साथ ही नीति, हम आज की अपनी जो परिचर्चा है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपसे बहुत सारी जानकारियां मिली हमें, और हमें उम्मीद है कि अगली बार हम एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना विस्तृत है और इतना ये रुचिकर है कि एक बार में इसका समापन नहीं हो सकता। तो हम आशा करेंगे कि आपसे जल्दी एक बार फिर से मुलाकात होगी और हम इस विषय पर
फिर से विस्तार में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आजादी पॉडकास्ट के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद अविनाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा करती हूँ कि जो मेरे श्रोतागण हैं उनको कुछ मैं जानकारी दे पाई हूँ। और फिर मिलेंगे, जैसा कहते हैं विल सी ईच अदर अगेन, फिर मिलेंगे। नमस्कार।